बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 12 के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसका हाफ मॉडल पेपर पहले से अपलोड कर दिया गया है। ये हाफ मॉडल पेपर यानी 7 क्वेश्चन जो रह गए थे वो आज इस वीडियो में अपलोड कर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ फ्लो शीट शोइंग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं इस सिस्टम को, उनका आपने फ्लो शीट डायग्राम से जो है वो शो करना है। सबसे पहले इसमें हाइपोथैलेमस होता है जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है हार्मोन, और उसके बाद उसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो FSH और LH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है टेस्टिस में, और यहाँ उसकी वजह से स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरोन्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द रोल ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इन रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल। पैराथायरॉयड ग्लैंड का कैल्शियम लेवल को रेगुलेट किस तरह से, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो कैल्शियम लेवल को किस तरह से रेगुलेट करता है। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे पैराथॉर्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन की वजह से जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है बोन्स के अंदर, किडनीज में और इंटेस्टाइन में। बोन्स में कैसे होता है, कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो जाती है इस हार्मोन की वजह से। किडनीज में कैसे होता है, किडनी में जो एक्सक्रीशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन है व्हाई इज सेंगर्स मेथड कॉल्ड द चेन टर्मिनेशन मेथड। सेंगर्स मेथड को चेन टर्मिनेशन मेथड क्यों कहा जाता है? तो सेंगर्स मेथड को चेन टर्मिनेशन मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है वो स्पेशल किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स इस्तेमाल होते हैं जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन को, या जो डीएनए की चेन रेप्लिकेट हो रही होती है उसको स्टॉप कर देते हैं। ये स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये फ्रेगमेंट्स डिफरेंट लेंथ के होते हैं, और ये सीक्वेंस जो है वो डीएनए के साथ जाकर अटैच होता है, और इस तरह से जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाती है। क्वेश्चन है हाउ डज इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन अकर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान में जो पॉलीपेप्टाइड चेन की इनिशिएशन है वो किस तरह से होती है? तो इसमें जो सबसे पहला प्रोसीजर होता है नंबर 1 के ऊपर, उसमें मैसेंजर आरएनए जो है वो राइबोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं। उसके बाद ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं वो मिथियोनाइन को बाइंड करते हैं स्टार्ट कोडोन के साथ AUG जो है, और लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो ज्वाइन होता है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। यानी जब ये लार्ज सब यूनिट राइबोसोमल सब यूनिट जो है वो ज्वाइन होता है तो एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसकी वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो उसकी वो स्टार्ट हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है हाउ डज डोमिनेंस डिफर फ्रॉम एपिस्टेसिस। गिव एग्जांपल। एपिस्टेसिस और डोमिनेंस एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ हैं? तो डोमिनेंस में जो है वो अलील्स के ऊपर बात हो रही होती है। सेम जीन के डिफरेंट अलील्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है वो डोमिनेंट और रेसेसिव प्रॉपर्टीज में आ रही होती है। जैसे वन अलील हाइड्स अनदर अलील ऑफ सेम जीन। एक अलील जो है वो दूसरे सेम जीन के दूसरे अलील को छुपा देता है, हाइड कर देता है, या उसकी जो शो होने की प्रॉपर्टी है उसे खत्म कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्लांट के अंदर जो लेंथ के जो अलील हैं वो एक जीन में 2 अलील जो है वो होते हैं, टॉल और ड्वार्फ। तो जो टॉल प्लांट होता है वो टॉल जो जीन होता है वो ड्वार्फ के ऊपर जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, और टॉल प्लांट्स आपको नजर आते हैं। एपिस्टेसिस में ये होता है कि वन जीन मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। एक जीन का जो मास्क है वो दूसरे जीन के ऊपर जाके अफेक्ट करता है, और इस तरह से दूसरे जीन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सप्रेस कर देता है। इसकी एग्जांपल में हम कोट कलर इन माइस लिखेंगे। माइस के जो हेयर्स के कलर होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, ब्लैक भी होता है, ब्राउन भी होता है। तो उसके अंदर एक कलर जो होता है वो दूसरे कलर को सप्रेस कर देता है, छुपा देता है, और एक कलर जो है वो गालिब आ जाता है। इस प्रोसेस को हम एपिस्टेसिस कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें XX और XY मैकेनिज्म के बारे में पूछा गया है कि किस तरीके से XX XY मैकेनिज्म जो है वो सेक्स को डिटरमाइन करता है। एग्जांपल देके बताएं। तो XX और XY मैकेनिज्म
कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होती है। जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं, यानी जो उनके जो जेंडर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं वो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं XX, और जो मेल्स होते हैं उसमें जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक X और एक Y होता है। फीमेल प्रोड्यूस एक्स कैरिंग ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। फीमेल्स में जब गैमेट्स बनते हैं और एक्स प्रोड्यूस होते हैं तो सिर्फ इसमें एक्स क्रोमोसोम ही जो है वो उसी के गैमेट्स बनते हैं, जबकि मेल जब प्रोड्यूस करता है एग्स को या स्पर्म्स को तो उस स्पर्म उसमें जो है वो 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं, एक एक्स गैमेट होता है और एक वाई क्रोमोसोम का गैमेट होता है। एक्स क्रोमोसोम्स फर्टिलाइज द एग। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम एग के साथ फर्टिलाइज होता है तो फीमेल बेबी प्रोड्यूस होती है, और मेल का वाई क्रोमोसोम जो है वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ पेयरिंग करता है तो आपको एक मेल बेबी जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन है वो है कि हाउ इज जीन एक्सप्रेशन रेगुलेटेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली। जीन को जो एक्सप्रेशन है वो कैसे पॉजिटिवली और नेगेटिवली एक्सप्रेस होती है। तो जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है जीन्स की वो प्रेजेंट होती हैं, is used to make a protein or functional product. जीन एक्सप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जीन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती हैं और उन इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है प्रोटीन के मेकिंग के लिए और फंक्शनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, और इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का होता है, जिसके जरिए से ट्रेट्स जो है वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स के शो होते हैं। तो पॉजिटिव रेगुलेशन में एक्टिवेटर्स प्रोटीन जो होती है वो इंक्रीज करती है जीन की एक्सप्रेशन को, और नेगेटिव रेगुलेशन में जो सप्रेसर प्रोटीन होती है वो जो है वो स्टॉप कर देती है जीन की एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन न्यूक्लियर पावर जनरेशन एंड मैनेजमेंट बी डिसएडवांटेजियस। न्यूक्लियर पावर की जो जनरेशन है और जो मैनेजमेंट है उसके क्या डिसएडवांटेजियस हो सकते हैं। तो उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी एक सबब है, रेडिएशन हैजर्ड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं रेडिएशन, न्यूक्लियर प्लांट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स के रिस्क होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हाउ आर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक इंटरलिंक्ड। नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक इंटरलिंक कैसे होते हैं आपस में, उनका एक दूसरे के साथ लिंक कैसे होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक जो होती है वो किसी भी प्रोसेस को इंक्रीज कर रही होती है, जबकि नेगेटिव फीडबैक जो होता है वो बैलेंस कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है या स्टॉप कर रहा होता है किसी भी चेंज को या किसी प्रोसेस को। मिसाल के तौर पर ऑक्सीटोसिन इन चाइल्ड बर्थ इज पॉजिटिव फीडबैक। जब बच्चे की बर्थ होती है तो फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि एक पॉजिटिव फीडबैक है, जबकि जो बॉडी के अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो फीडबैक है वो नेगेटिव फीडबैक यूज होता है। आपको एक फिगर्स दी गई है जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म की लेबलिंग करके दिखाया है और उस लेबलिंग के पार्ट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो डायग्राम के अंदर ए पार्ट जो है वो ट्रैकिया है जो कि विंड पाइप है, और बी पार्ट ब्रोंकस है और सी पार्ट जो है वो डायफ्राम है। ए पार्ट जो कि ट्रैकिया है जिसे विंड पाइप भी कहा जाता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये एयर को नोज और माउथ से लेकर लंग्स तक पहुंचाते हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का कार्टिलेज रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि एयर पैसेज को ओपन करने में हेल्प करते हैं। ब्रोंकस का काम ये होता है कि ये ब्रांचेस प्रोड्यूस करते हैं ट्रैकिया के अंदर, और वो ब्रांचेस जो है वो लंग्स में एंटर हो जाती हैं और आगे जाके मजीद डिवाइड हो जाती हैं और ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और लंग्स के अंदर इनसाइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं। डायाफ्राम जो है वो डोम शेप मसल्स स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्रीथिंग में हेल्प कर रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से लंग्स एक्सपेंड होते हैं, एयर एंटर हो जाती है, और रिलैक्स होने से एयर जो है वो बाहर पुश हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। क्वेश्चन है हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन रेगुलेटेड बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर के जरिए से यूरिन जो है वो कैसे रेगुलेट रहती है, उसकी कंसंट्रेशन यूरिन की कैसे रेगुलेट रहती है ये बताना है आपने। तो लूप ऑफ हिनले जो है वो क्रिएट करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन किडनी मेड्यूला के अंदर जो लूप ऑफ हिनले होता है वो उसको जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। जो डिसेंडिंग लिम्फ होती है वो लूज करती है वाटर को, जबकि जो असेंडिंग लिम्फ होती है वो सॉल्ट को पंप कर रही होती है। दिस हेल्प किडनी कंसंट्रेशन यूरिन एंड कंजर्व वाटर, और इस तरह से जो किडनी की कंसंट्रेशन है यूरिन के अंदर वो बैलेंस रहती है और वाटर भी जो है वो उसमें सेव रहता है।
को एक डायग्राम बना के दिखाई गई है जिसके अंदर डायलिसिस का प्रोसेस दिखाया जा रहा है और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें आपको एक चार्ट दिया गया है और उसको कंप्लीट करने के लिए दिया हुआ है। तो कंप्लीट द डायलिसिस टेबल को कंप्लीट करना है। तो इस टेबल के अंदर बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस दिए गए हैं जैसे ग्लूकोज है, सॉल्ट है, यूरिया है और टॉक्सिन है। और इन सब्सटेंसेस को इस के मुताबिक जो है वो इसे कंप्लीट करना है। तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में डायलिसिस से पहले लो होता है और डायलिसिस के बाद जो है वो सेम उसकी पोजीशन रहती है और बाकी दरमियान में भी जो है वो सेम रहती है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई होती है डायलिसिस से पहले और उसके बाद वो जो है वो फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड के अंदर भी सेम हाई ही होती है। उसके बाद डायलिसिस फ्लूइड यूज करने के बाद भी हाई ही होती है और ब्लड के बाद आफ्टर डायलिसिस भी सेम रहती है यानी हाई रहती है। यूरिया और टॉक्सिन जो होते हैं वो ब्लड के अंदर डायलिसिस से पहले हाई होते हैं बट डायलिसिस के बाद जो है वो उनकी कंसंट्रेशन लो हो जाती है। क्वेश्चन है व्हाई इज ब्लड पंप यूज्ड ड्यूरिंग डायलिसिस। ब्लड जो है वो पंप होता है इज यूज्ड टू मेंटेन कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन के जरिए से ब्लड की जो कंटिन्यूअस फ्लो है वो मेंटेन रहता है और इट इंश्योर प्रॉपर प्रेशर एंड एफिशिएंट रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस। और ये जो है वो इंश्योर करता है, इस चीज का को यकीनी बनाता है कि प्रॉपर एक प्रेशर जो है वो बना रहे और जो वेस्ट है वेस्ट सब्सटेंस है जो है वो एफिशिएंटली रिमूव होते रहे। ग्रैंड डॉटर एच इफेक्ट वाइल जे इज नॉर्मल। अच्छा, इसके अंदर एक पेडिग्री दी गई है आपको और पेडिग्री में आपको एक ग्रैंड डॉटर दिखाई गई है जो कि एच से रिप्रेजेंट किया गया है और एक नॉर्मल पर्सन दिखाई गई है, एक नॉर्मल डॉटर जो है वो दिखाई गई है जिसे जे से रिप्रेजेंट किया है और वो कह रहे हैं कि इसमें एक नॉर्मल और अफेक्टेड क्यों है। तो आपको इस पेडिग्री को समझना होगा। इस पेडिग्री के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे जो फर्स्ट में दिखाया गया है, फर्स्ट में जो आपको बताया गया है कि फीमेल जो है वो कैरियर है। कैरियर मतलब उसके एक क्रोमोसोम के ऊपर इस डिजीज का, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जीन मौजूद है। तो जब इनके दरमियान में आपस में क्रॉसिंग होगी तो जो बेबी प्रोड्यूस होंगे उन बेबीज में जो फीमेल्स आएंगी वो कैरियर आएंगी और ये फीमेल कैरियर्स जब किसी मेल डिजीज्ड पर्सन के साथ जो है वो इसको डिसऑर्डर होता है उसके साथ जब वो उनके दरमियान में क्रॉसिंग होती है तो एक अफेक्टेड पर्सन प्रोड्यूस होता है जो कि ग्रैंड डॉटर एच से रिप्रेजेंट की गई है। जबकि ये कैरियर फीमेल जब किसी नॉर्मल के साथ जो है वो क्रॉसिंग करती है तो नॉर्मल जो है वो बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ इसका यही रीजन जो है वो बताया गया है कि ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है एंड ग्रैंड डॉटर एच इनहेरिटेड डिफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम। ग्रैंड डॉटर एच जो है वो इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम जो कि डिफेक्टेड होता है वो रिसीव कर लेती है दोनों पेरेंट्स से, सो शी इज अफेक्टेड, लिहाजा वो अफेक्ट हो जाती है। एंड ग्रैंड डॉटर जे हैज एटलीस्ट वन नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, उसके पास एक कम से कम जो है वो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम्स मौजूद होता है तो इसलिए उसकी जो है वो कंडीशन नॉर्मल होती है। मॉडल बोर्ड का सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर दिया गया था जो कि मॉडल बोर्ड की वेबसाइट पे दिया गया है। इसका सेक्शन बी हमने पूरा जो है वो सोल्यूशन उसका अपलोड कर दिया है आपके लिए। इसमें किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस के लिए साथ रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।